हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में रिवीजन करेंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। एग्जाम्स भी आपके काफ़ी पास हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एरो जो है रिएक्शन में, एरो का हेड किस तरफ होता है, वो रिएक्शन में क्या शो करता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, चलो, तो ये सारी बेसिक चीजें, इनको अब हम दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है। ठीक है, तो जो हमने देख लिया था कि जो हमारे रिएक्टेंट है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, जो प्रोडक्ट है उसे राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। इसके अलावा जब हम इस तरीके से रिएक्शन को लिखते हैं और वो बैलेंस ना हो, बैलेंस होने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों तरफ बराबर हो। जैसे आप यहाँ पर देखो तो इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? दो हैं, दो ऑक्सीजन है ना, और इधर ऑक्सीजन एक ही है। तो कैसे हो गया? दोनों में क्या है? इक्वालिटी तो नहीं है, है ना। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स इधर नहीं है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, या हम इसे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ एक ढांचा है, अभी इसे बैलेंस नहीं किया गया। ठीक है, जब बैलेंस कर लेंगे, इस तरीके से बैलेंस कर लिया तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसे हम कहेंगे। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही आगे हमें कुछ चीजें समझनी है और पढ़नी है। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th में आपने देखा है, क्लास 11th में भी आप इसे देखोगे, है ना। क्लास 10th में तो आप ये पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लोगे तो क्लास 11th में भी काम आएगा। चलो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास है उसे ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो ना मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन क्या किया जा सकता है? मास जो है अपनी सिर्फ फॉर्म में चेंज करता है। क्लियर है? दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्शन। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एक पॉइंट यहाँ पर समझ सके कि जितना मास एलिमेंट में, ठीक है, जितना मास जो है प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास रिएक्टेंट में होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? बराबर मास होना चाहिए। जैसे हम एक रिएक्शन की बात करें, चलो एक रिएक्शन से इसे समझते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर है हमारे पास CH4 प्लस O2, ये सिंपल लिख लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं। इधर है हमारे पास C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहा जा रहा है कि इधर जो मास है वही मास इधर भी होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट में जितना मास है प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होना चाहिए, तभी जाके सेटिस्फाई होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, या हम अगर अपनी बात भी करें, ठीक है, तो हमारा जो मास है पूरा, ठीक है, जब हम कहते हैं कि मरने के बाद भी ये जो बॉडी है तो भी इसका मास जो है यही रहेगा और इतना ही मास रहेगा। ठीक है, रिएक्शन से पहले हो या रिएक्शन के बाद हो। क्लियर है इतना? इसको समझते हैं। जैसे कार्बन कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मास देखो, 14 प्लस 16 टू जा 32, टोटल करेंगे तो कितना हो गया?
चलो, तो कार्बन के मास की बात करें तो कार्बन का मास है 12, ठीक है 12 है, और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया टोटल 12 प्लस 16 टू जा 32, सॉल्व कर लेंगे कितना हो गया 44, ठीक है। तो मास कितना हो गया इधर, रिएक्टेंट का टोटल मास, जो भी रिएक्टेंट है उनका जब हमने टोटल मास किया कितना हो गया 44 था, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट का टोटल मास लिखते हैं, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, तो सेम यहाँ पर भी वही होगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है दोनों का मास बराबर है, जबकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बना है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम समझ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट का भी वही मास होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो, तो एग्जांपल से जब हम समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। तो आप किसी भी रिएक्शन को ले सकते हो, आप मीथेन का रिएक्शन लिख लो, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, और आप दोनों तरफ का मास कैलकुलेट करो, आपको बराबर मास मिलेगा। आप मैग्नीशियम प्लस O2 का निकालो, गिव्स MgO, और मैग्नीशियम प्लस O2 यानी कि रिएक्टेंट का मास निकालो, और MgO जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसका मास निकालो, आपको बराबर मास मिलेगा, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ एटम of each element remain the same before and after a chemical reaction। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि दोनों का मास बराबर होगा, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो रिएक्शन से पहले जो थे रिएक्शन के बाद भी उतने रहेंगे। जैसे रिएक्शन से पहले अगर एक ऑक्सीजन था तो रिएक्शन के बाद भी एक ऑक्सीजन रहेगा, रिएक्शन से पहले अगर 4 मैग्नीशियम थे तो रिएक्शन के बाद भी 4 मैग्नीशियम होंगे, ठीक है। इज द रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। सो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करना क्यों है, क्योंकि उससे हम नंबर ऑफ एटम्स का पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के पहले जितने यूज हुए थे रिएक्शन के बाद भी उतने हैं या नहीं है, ठीक है। चलो, अब जैसे वर्ड इक्वेशन देखो कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस वर्ड इक्वेशन को हम नीचे स्केलेटल में पहले क्या करेंगे, स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा H2SO4 गिव जिंक सल्फेट, ये हो गया हमारा ZnSO4, और हाइड्रोजन हो गया H2, ठीक है। इसको इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो इधर एक Zn है, इधर भी एक Zn है, देखो दोनों तरफ क्या है, इक्वल Zn है। आप यहाँ ध्यान से देखो दोनों तरफ क्या है, इक्वल Zn है ना। इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखा गया है कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आगे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हाइड्रोजन काउंट करो, इधर है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी 2 ही हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से लिख लेंगे टेबल में। इधर है 1 सल्फर, उधर भी एक ही सल्फर है ना, सल्फर बिल्कुल क्लियर है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर चीजें हैं, तो दोनों रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अगर एक भी थोड़ा कम होता तो हमें फिर रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती। क्लियर इतना। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। नोट करो बच्चों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेप ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, उसको हम बैलेंस कैसे कैसे करेंगे, तो इसके स्टेप्स हमें लिखने, स्टेप वाइज हम समझेंगे इसे, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई भी रिएक्शन लिखी हो पहले हमें देखना है रिएक्शन को ध्यान से, ठीक है। रिएक्शन में हमें देखना है कि रिएक्टेंट में क्या है, कितने हैं, और प्रोडक्ट में क्या है, कितने हैं, ये हमें सबसे पहले नोट करना है। फिर देखना है कि कहाँ पर कौन सा होल नंबर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सबसे कम लीस्ट वाला होल नंबर ही यूज करना है। क्लियर है। चलिए, तो स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे हम करेंगे। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग लीस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, लीस्ट होल नंबर कोफिशिएंट हमें यूज करना है।
पहले होल नंबर आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, मैथ्स में हमने पढ़ा है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे ही होल नंबर है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें लीस्ट होल नंबर कोफिशिएंट लेना है। तो रिएक्शन दी गई है Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस O2। तो सबसे पहले करना क्या है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के पहले सबसे पहले क्या कर लेना है, इस तरीके से बॉक्सेस बना देने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अभी हम स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं कि बॉक्सेस बनाने हैं, लिखने हैं, लेकिन जैसे आप सीख जाओगे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बॉक्सेस बनाना, ये टेबल बनाना, ये स्टेप वाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आप आसानी से आप रिएक्शन को देखोगे और देख करके आप बैलेंस कर लोगे कि इधर 3 Fe है, इधर 2, इधर एक ही Fe है, तो कैसे बैलेंस होगा, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, कैसे बैलेंस होगा। तो आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम पूरा डिटेल मेथड हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूला है उसके बाहर से बॉक्स बना देने हैं और आपको बॉक्स के अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 2 को 3 बना दोगे, है ना, इधर एक ऑक्सीजन है तो इसके बाहर से 4 लिख दोगे तो 4 ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बॉक्सेस बना करके फॉर्मूले में आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी चीज। आप जब भी रिएक्शन बैलेंस करोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करोगे कि फॉर्मूला ही चेंज कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा इनके बाहर से लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। चलो अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो Fe कितना है, इधर Fe 1 है, इधर Fe 3 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। इस तरीके से एक टेबल आपको बना लेना है। दूसरा स्टेप ये हो गया। ठीक है, तो चलो पहला और दूसरा स्टेप आप नोट करो। ठीक है, अगर आपने नोट किया हुआ है तो आप इसे एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है नेक्स्ट, थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सेलेक्ट द कंपाउंड। अब हमें कोई कंपाउंड सेलेक्ट करना है, रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है इनमें से, देखो पूरा फॉर्मूला अगर आप देखो तो आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड किसमें दिख रहे हैं, एटम्स किसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं। तो ठीक है, सबसे ज्यादा एटम्स इसमें दिख रहे हैं जो कि हमारा Fe3O4। in that select the atom having maximum number of atoms। अब इसमें से भी हमें सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो देखो Fe में तो 3 है और ऑक्सीजन में 4 है, तो क्या सेलेक्ट करेंगे हम, ऑक्सीजन जिसमें मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा है जिसमें। ठीक है, चलो अब इनिशियल में हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में देखो H2O है और प्रोडक्ट में देखो 4 है ऑक्सीजन में और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जो H2O है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो। ठीक है, सबसे ज्यादा वाले को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो किधर क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखो 4 लिखने का मतलब है इस 4 का मल्टीप्लाई इस H2 के साथ होगा, तो H2 कितने हो जाएंगे, H कितने हो जाएंगे टोटल, 4 टू द 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन तो अभी 4 हो जाएंगे। तो देखो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। क्लियर है इतना। चलो इसे एक बार आप देखो। चलो पहला स्टेप समझ में, ये वाला थर्ड स्टेप है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरह से ये पहला स्टेप है क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया है और नंबर ऐड किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 5 क्या है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए हैं 8। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन अभी भी 2 ही है, तो हाइड्रोजन में क्या करना है हमें, 4 और ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। देखो कैसे, आप कंफ्यूज मत होना आप। तो देखो सबसे पहले हमने Fe3O4 सेलेक्ट किया। Fe3O4 में हमने देखा ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था, तो हमने यहाँ से बाहर से लगा दिया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए और हाइड्रोजन भी बढ़ गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूने 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए।
ठीक है। तो अब इधर ऑक्सीजन बैलेंस है, इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन इधर पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 थे, सॉरी इधर हाइड्रोजन 2 थे, तो इधर भी हाइड्रोजन को 4 कर देते हैं, तो 4 कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ये पार्शियली बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, लगभग बैलेंस हो गई है। अब हमें सिर्फ आयरन को क्या करना है, Fe यानी कि आयरन जो है सिर्फ उसे ही बैलेंस करना है। तो देखो Fe को बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3 Fe है, तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख दे तो Fe बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करा, Fe के साथ क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और Fe क्या हो गया हमारा यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास है क्लियर बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, आपको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में देखने की जरूरत है, थोड़ा आपको सोचना है देख करके कि कैसे कैसे ये सारे स्टेप्स को अब आपको इकट्ठा देखना है। जैसे अभी हमने सारे स्टेप्स को अलग अलग देखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब आपको सारे स्टेप्स को एक साथ देख करके सोचना है, ठीक है। एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से। चलो, तो थोड़ा बहुत आपने सोचा होगा, समझा होगा। तो अब आ जाते हैं हमारे इनिशियल पेज पर जहां से हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन को, ठीक है। चलो, अब अगर हम खुद से ट्राई करेंगे तो क्या हम ये इतना बड़ा मेथड करेंगे, है ना, ये इतना बड़ा अगर हम मेथड करेंगे तो एक रिएक्शन को बैलेंस करने में 4-5 पेज हमारे लग जाएंगे। दूसरा, इतना सारा हमें लिखना पड़ेगा, सारा टाइम तो हमारा एक रिएक्शन को बैलेंस करने में चला जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला तो आपको लिखना है, ठीक है, ये वाला आपको पूरा लिखना है, किसमें कितने एटम है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, सबसे पहले देखना है कि जिसमें सबसे ज्यादा एटम आपको दिखाई दे वो है ऑक्सीजन। तो देखो इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख दे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखो, 4 2 8 हाइड्रोजन है। देखो बच्चों, जैसे ये H2O है, अब इसके बाहर से हमने 4 लगा दिया, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस H2 के साथ भी होगा और इस 4 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी होगा, जिससे कि ये H2 कितना बन जाएगा, ये H जो है टोटल 8 हो जाएंगे, यानी कि 4 2 8, और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन तो एक ही है ना, 4 1 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा मुझसे पूछ लीजिए। चलो, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखो 4 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गए, तो इस वाले हाइड्रोजन को भी 8 कर दें हम, तो यहाँ पर भी 4 अगर हम लगा देते हैं तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। अब बारी आती है आयरन की। आयरन को अगर हम देखें तो 3 आयरन यहाँ पर है और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख देते हैं तो 3 आयरन यहाँ पर हो गए, 3 आयरन यहाँ पर हो गए। अब ये है हमारी एक प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन, जहां पर हम Fe की बात करें तो Fe इधर भी 3 है और Fe इधर भी 3 है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, 4 2 8 हाइड्रोजन इधर भी है और 4 2 8 हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन इधर भी है और 4 ऑक्सीजन इधर भी है। तो दोनों तरफ देखो, Fe 3 3 8 8 और 4 4, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ पर इनका मास भी फाइंड करते हैं तो मास भी क्या आएगा, दोनों का, इधर की तरफ और इधर की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या आएगा, मास भी बराबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। चलो, तो आप चाहें तो पूरा स्टेप वाइज कर सकते हो जैसे हमने किया, ठीक है। इस तरीके से थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है इतना। चलो, तो रिएक्शन बैलेंस करना तो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे और भी कुछ स्टेप है, पहले आप इसे देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 6। स्टेप 6 में हमने क्या करा, काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस। अब इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, यानी कि कितना हमने सही किया है, कितना सही है, उसे चेक करने के लिए दोनों तरफ के एटम को क्या करना है, हमें चेक करना है, ठीक है। चेक कर लिया, चलो तो सेम आ रहे हैं सारे, तो सही हो गया। इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है, फिजिकल स्टेट सच एज गैसियस के लिए G, लिक्विड के लिए L और एक्वस के लिए AQ, सॉलिड के लिए S स्टेट आर इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर जरूरी है तो इन स्टेट्स को हम यूज कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे देखो Fe आयरन मेटल क्या है,
सॉलिड स्टेट में है तो S लिख दिया इसके लिए। H2O क्या है यहाँ पर गैसियस स्टेट में है तो G लिख दिया। Fe3SO4 क्या है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और H2 यहाँ पर गैसियस स्टेट में है तो इसके लिए G लिख दिया। ठीक है, तो अगर स्टेट हमें बतानी है, कोई एक्वस स्टेट में है तो AQ लिख देंगे, सॉलिड स्टेट में है तो S, G गैसेस में है तो G। ठीक है, एक्वस का मतलब है मीन्स द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो एक्वस का मतलब क्या है कि जब वो सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट होंगे तब हम एक्वस लिखेंगे। और गैसेस का मतलब है दैट वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। देखो बच्चों, अब यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, बच्चे यहाँ पे G की जगह पर L लिख देंगे। L का मतलब क्या है कि लिक्विड स्टेट, तो ये H2O यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है ही नहीं, ये क्या है गैसेस स्टेट में है। इसका मतलब यहाँ पर स्टीम यानी कि भाप का यूज किया गया है रिएक्शन में। क्लियर है इतना? तो आपको ध्यान रखना है स्टेट्स के बारे में कि गैसेस स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है, एक्वस है, यानी कि जब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो एक्वस आप ले लोगे। क्लियर है इतना? चलो तो बच्चों नोट करो इसको। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला पॉइंट नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इसी में आगे हम देखते हैं समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटेलिस्ट है एक्सेट्रा आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो बहुत बार जो है कुछ कंडीशन, टेम्परेचर है, प्रेशर है या कैटेलिस्ट है, ये भी दिए रहते हैं, तो इनको एरो के ऊपर या नीचे इंडिकेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखो, CO प्लस H2 गिव CH3OH। ठीक है, और यहाँ पर इस क्या लिखा हुआ है, इनके स्टेट्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रेशर 340 ATM। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन देखो 6CO2 प्लस 12 H2O। CO2 क्या है एक्वस फॉर्म में है, H2O क्या है लिक्विड में है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या बना, ग्लूकोज एक्वस, O2 एक्वस और H2O लिक्विड। तो इस तरीके से भी दिया हो सकता है, तो आपको ऐसे ही वो लिखना है। जैसे हम हाइड्रोजनेशन, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी थी, जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बना रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसकी प्रेजेंस में बना रहे थे, देखो H2 तो हम लेंगे यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंस में किसकी, कैटलिस्ट हम क्या यूज कर रहे थे, हम एक मेटल कैटलिस्ट क्या प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे थे, जिस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन कह रहे थे। मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल है, पैलेडियम है, तो इनकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे थे। क्लियर है? तो कहाँ पे लिख रहे थे हम निकल को या पैलेडियम को, ठीक है, तो हम लिख रहे थे उसको एरो के ऊपर। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी वहां पर अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सनलाइट, ये कुछ भी चीज यूज की जाएगी तो वो हम एरो के ऊपर या नीचे, अबव और बिलो ही इंडिकेट करेंगे। क्लियर है इतना? इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, रिएक्शन बैलेंस करना आपने सीख लिया, कैसे बैलेंस करेंगे, अलग अलग स्टेप्स के। इसके अलावा रिएक्शन में कुछ और चीजें, जैसे कि अगर आप स्टेट मेंशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट दिया हुआ है तो आपको एरो के अबव और बिलो ही क्या करना है, इसको मेंशन करना है। क्लियर है इतना? इंडिकेट करना है। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलिए बच्चों, तो अभी हमने काफी सारे टॉपिक्स को समझ लिया है इस चैप्टर में। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।